This is Anushka Samadia. I'll be your host for today. We, the members of Meraki, are presenting a podcast series that will introduce you to some of the most inspiring and motivational personalities. These individuals have made remarkable contributions throughout their journeys. The purpose of the series is to raise awareness about the great people in our community. आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको बुलाने का मेन मोटिव हमारा यही है कि जो हमारी सोसाइटी में जो यूथ हैं, जो स्ट्रगल से हार जाते हैं या फिर जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो वहाँ पे क्विट करने का सोचते हैं, उनको मोटिवेट करना। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज वो हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं। सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल टू हर, I'd like to say a few lines in her honor. दर्द में भी वो हिम्मत ना हारी, हर दुख को अपने साहस से हराया, जीवन की कठिनाइयों से वो लड़ती रही, नारी शक्ति की पहचान बनकर ऐसा मुकाम है पाया। Today we have with us Professor Dr. Archana Lala ma'am, Group Director of SR Group of Institutions. Ma'am, first of all, though, we are very obliged to have you in this platform and today with us. Ma'am, please tell us something about your journey from the start कि आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है अभी तो स्टार्टिंग से किस तरीके से आपकी जर्नी रही है? अनुष्का, मैं झांसी में मेरा जन्म जो है, I was born in the year of 1966 and at the age of 10 or 11 years my grandfather was no more at that time. उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई और हम लोग बहुत छोटे रहे। हम 3 बहनें और 1 भाई थे। तो जब हमारा स्ट्रगल, मेरे फादर बहुत बीमार रहते थे, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हिस्टीरिया एट दैट टाइम। तो हमारा जो वहाँ से एक स्ट्रगल शुरू हुआ, फाइनेंशियल स्ट्रगल हमारा शुरू हुआ, बिकॉज मेरे फादर चूंकि ही सफरिंग फ्रॉम हिस्टीरिया, ही इज अ टीचर बट ही इज नॉट गॉट प्रॉपर सैलरी बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो जब हमारा ये स्ट्रगल का पीरियड शुरू हुआ और हमारे जो टेनेंट्स थे, वी आर बेसिकली बेस्ड ऑन आवर रेंट ऑन आवर टेनेंट्स, तो उन्होंने हमारे टेनेंट्स ने किराया देना बंद किया बिकॉज मेरे जो फादर थे उनके और भी 4 ब्रदर थे। तो हम लोगों का एक इंदौर में भी बहुत बड़ी हवेली थी होलकर महाराज की अपने टाइम में। तो वो हमारे 4, मेरे और जो 2 ताऊ जी थे और 2 मेरे चाचा थे, उनके लिए वो उनको नाम से थी। और हमारा झांसी का मानिक चौक में हमारा मकान था, वो हमारा मकान हमारे फादर के नाम से था। बट उस समय हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ और 3 मंथ्स हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। जब मैं उस समय 10 साल की होंगी, मेरी बड़ी बहन 12, मेरा भाई 14 और एक छोटी सिस्टर। मेरी माँ ने, चूँकि वो स्ट्रगल कर ही रही थी, उनको अवेयर नहीं थी कि इनको कोई इस तरीके की बीमारी है। उस समय जब शादी हुई होगी तो उनको इस तरीके का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे पिता का साथ दिया। और मेरी माँ ने इलाहाबाद बोर्ड से 10th पास किया 1976 में, और 76 में ही मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने डेथ से पहले उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर से ही बोला था, मतलब माई मदर टोल्ड माई ग्रैंडफादर कि आप, मुझे 10th का ये निकला है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो हम चारों बच्चों की परवरिश करना, बर्तन वर्तन सब करती थी, कपड़े धोती थी, सब करती थी, और ऐसे करके वो रात को पढ़ती थी। और उस समय में जब उन्होंने, इलाहाबाद बोर्ड बहुत वॉज अ वेरी टफ बोर्ड, और उस समय उन्होंने 1976 में 10th क्लास पास किया विद 2nd डिवीजन। तो ये हम लोगों को लगा कि हमारी माँ, हम बच्चों के लिए, हम लोग वी आर वेरी सेंसिटिव, वी आर वेरी इमोशनल, और अकेले ही परिवार में रहे, हमारा कोई जॉइंट फैमिली नहीं थी, कि हम अकेले ही थे यहाँ। तो हम बहुत इंस्पायर्ड थे अपनी मदर से कि जब वो 4th क्लास पास होके शादी होके आई हैं, और जब वो 1970 उनका शी गॉट मैरिड इन 1962, और 76 में उन्होंने, जब मेरा भाई 10th में था तब वो भी 10th में थी मेरी माँ। तो दोनों ने 10th पास किया। मेरे भाई ने 1st डिवीजन में किया, मेरी माँ ने 2nd डिवीजन में किया। और मेरे ग्रैंडफादर 76 में उनकी डेथ हो गई। 78 में मेरी माँ ने इंटर किया, बीए किया, और फिर एमए किया, और वो एक टीचर हुई और एक प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुई। और उन्होंने हमारी परवरिश की
और ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड इन सपोज मैं शायद 8th क्लास में होंगी, तो 8th क्लास से ही जब हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस तो होता ही था, क्योंकि हम सबका पढ़ना लिखना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नॉमिनल किराया आता था बिल हमारे रेंट का, सस्ताई भी थी उस समय, इतना महंगा नहीं था, लेकिन हाँ एक हमने नॉर्मल लाइफ जैसे लीड करते हैं एकदम से मिडिल क्लास, बट लेकिन हम अपने टाइम में वी आर वेरी रिच बिकॉज माई ग्रैंडफादर इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर विश्वनाथ दुबे। ओरछा नरेश हैज गिफ्टेड दी हवेली टू माई ग्रैंडफादर, बट एक टाइम होता है जब बहुत कुछ चला गया, बीमारी में चला गया, कुछ कहीं चला गया, और तो उससे बहुत स्ट्रगल करना हुआ। So it was a sudden downfall after your Definitely. grandfather's death. Yes. Yeah. So that time I was in 8th class in 1978. Okay. मैंने सोचा कि यदि मेरी माँ इतनी मेहनत करती हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने फिर क्या किया कि ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू की। तो जब मैं 8th क्लास में थी तो मैं 5th 6th 7th ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। फिर मैं 10th में आई तो सिमिलरली जैसे जैसे ग्रेजुअली मेरा एजुकेशन इंक्रीज हुआ और मैं उसकी प्रीवियस क्लास को मैं हमेशा पढ़ाती रही। और जो भी हमारा, और ऐसा नहीं कि मैं ही अकेली, हमारी सारी सिस्टर्स, मेरी बड़ी बहन वो 10th में थी, मेरा भाई 10th में था, हम सब लोगों ने पढ़ाया। छोटी सिस्टर को वो बहुत प्यारी थी तो उसको नहीं करने दिया, Okay, so you लेकिन all- हम वी ऑल टू सिस्टर्स Yeah. एंड हम लोगों ने काम किया। Yeah. और कहना चाहिए कि शायद हमने बचपन से ही अपनी एजुकेशन को अपने खुद ही के बल पे किया। जी। हमने कभी आई नेवर डिमांड आवर पेरेंट्स कि हमें ये खाना है या हमें पैसे दो पढ़ने के लिए। हमने जो अपनी फीस से किया, फीस उस समय बहुत नॉमिनल थी, मेरा जो एजुकेशन था वो एक नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल से हुआ। हमने कभी कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में या हमने कभी इस तरीके के स्कूलों में नहीं पढ़ा। बहुत छोटे से डीएवी स्कूल में एक नगर पालिका का स्कूल हुआ करता, तो उसकी फीस ही एक आध रुपये हुआ करती थी उस समय। तो जो भी हमको ट्यूशन में 5 रुपये 10 रुपये उस समय यही ट्यूशन फीस थी, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, बस इससे ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं हुआ करती थी। तो हमने उसी से अपना पढ़ाई लिखाई करते थे, और यदि अपने कपड़े भी खरीदने होते थे तो हम लोग कंट्रोल वगैरह की शॉप्स वगैरह से 2 रुपये और 4 रुपये मीटर कपड़ा आता था, तो उसी से हम लोग अपना कपड़े पहनते थे। और आज तो ये बैग्स वैग्स बच्चे लेके जाते हैं, हमारे तो झोले होते थे, जो झोलों में सिल के हम लोग अपना स्कूल पढ़ने चले जाते थे। लेकिन ठीक है, हमने कभी हार नहीं मानी, हम लोग बहुत अपने उस पर रिजल्ट रहे और हमने फोकस किया पढ़ाई पे, क्योंकि हमारी माँ ने भी फोकस किया, हमने भी फोकस किया कि हम पूरा टाइम अपना फोकस्ड रहे। तो मैंने यही देखा कि यदि आपके जीवन में जो मैंने अब से जो जर्नी में हम करते गए, 1987 में when I was completed my MSc in 1987 यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया। तो 87 से 92 में यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ही एज अ रिसर्च स्कॉलर रही और मैंने अपना PhD कंप्लीट किया और यहाँ भी मैंने काम किया। 1987 आई गॉट मैरिड। मेरी मैरिड भी बहुत जल्दी मैरिज कर दी थी माँ ने, क्योंकि अच्छा प्रपोजल आ गया था और वी आर नॉट वेरी रिच, कि हम पे पैसे भी नहीं थे, तो किसी ने पसंद ही किया था, तो कहा कि नहीं ठीक है, अच्छा प्रपोजल है, शादी करने को। फादर मेरे हिस्टीरिया से पीड़ित थे, तो फिर वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि तो 2 महीने 3 मंथ्स के विदिन 3 मंथ्स हम दोनों बहनों की मैरिज हो गई। मैं बहुत छोटी थी, मैं 20 साल की हूँ, वो 22 साल की हूँ। और फिर मैंने ससुराल में जाके भी अपनी पूरा कंटिन्यूशन मतलब अपनी एजुकेशन जारी रखी। मैंने 1987 में मेरा जब MSc हुआ तो PhD मेरा रिजल्ट मेरे ससुराल में ही आया। मेरी मदर इन लॉ आज 100 साल की हैं और उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे खूब पढ़ाया, और वो हमेशा मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती थी कि नहीं तुम पढ़ो, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे PWD में गवर्नमेंट के, उस समय उनका काफ़ी अच्छा काम था। तो इस तरीके से हमने अपनी 1992 में मुझे PhD अवार्ड हुआ। फिर मैंने अपना 2002 में यहाँ SR ग्रुप में काम किया और मैंने यहाँ ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में मैंने काम किया है, BIT झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, और आफ्टर दैट 2002 to 6 I was in SR group of institution. 2006 to 11 I was in NCR as a dean and director. After that in 2011 to till date I was as a group director in SR group of institutions झांसी. Okay. So this is my all about journey। तो मेरी बहुत वास्ट है, Yeah. बट इट इज एक लिमिट है टाइम की कि मैं अपने आप को बता पाऊँ। और मेरी एक
ऑटोबायोग्राफी भी आ रही है मेरी, जैसे स्टॉर्म एंड स्ट्रगल्स अ जर्नी ऑफ परसिवरेंसेस, Okay. तो उसको लोग पढ़ेंगे तो Okay. शायद उनको पूरा डिटेल और अवेयरनेस होगी कि वो जान पाए कि ऐसा नहीं है कि यदि आपके जीवन में, ऐसा मैं सोचती हूँ कि यदि हमारे जीवन में यदि कभी इफ देयर वर नो डिफिकल्टीज, वहाँ पे फिर आप देयर वुड बी नो सक्सेस। यदि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप उस, बिकॉज हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, Okay. हमारे पास कोई सोर्स सिफारिश नहीं थी। वेरियस टाइम आई अपीयर्ड इन यूपीएससी कमीशन, 2 times I tried for IAS. Unfortunately, I not got success in my final interview. Written I have crossed, prelims I have crossed, but ऐसा जो भी डेस्टिनी मेरी रही हो जिसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, और कोई बैकअप भी नहीं था कि किसी ने सोर्स लगा दिया, या फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं था जैसे होता है फाइनेंशियल बैकअप हो कि हर तरीके के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी हमें कहीं कोई सफलता नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे अपने ही बल पर मुझे करना है, मतलब आई कैन डू Right. एंड आई विल डू। Right. तो मैं आई डिड एंड आई ऑलवेज डू। तो इन 2007 I have done my MTech in computer science and engineering. After that, in 2016, I awarded with the PhD in computer science and engineering. So there is 2 PhD and 2 PG. और always learning मेरा, my aim is है कि मेरा always हमेशा सीखते रहो, हमेशा याद करते रहो if you want to achieve something in your life. Right. तो मैम अभी आपने बोला कि आपकी एक ऑटोबायोग्राफी आ रही है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको एक ऑटोबायोग्राफी आपकी लिखनी चाहिए या बिकॉज क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि स्ट्रगल जब लाइफ में आता है, और बीइंग एज अ प्रोफेसर और एज अ एकेडमिशियन, मैं इसलिए शेयर करना चाहती थी, ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मेरी स्टोरी पढ़ के हम लोग एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं कि यहाँ मैक्सिमम आपको मिडिल क्लास फैमिली मिलेगी, और मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ, ये मैसेज मैं उन्हें कन्वे करना चाहती हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। और आप मेरी ऑटोबायोग्राफी में आप देखिए कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है, बट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, फाइट करते रहिए, लड़ते रहिए। यदि आप लड़ते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, आप खुद एक दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो मैं इंस्पायर्ड करना चाहती हूँ कि मेरी मोटिवेशनल स्टोरी से लोग, बच्चे इंस्पायर्ड हो। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मैं जहाँ तक मैंने देखा कि जो लोग अपने खुद हार्ड वर्क पे और अपना मेहनत करके जो सक्सेस आपको मिलती है, उससे आप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, और वही आपका असली, क्या कहना चाहिए, आपका धन होता है, आपका खजाना होता है कि आप उसने उसको प्राप्त किया है, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, और आप सिर्फ क्या करना है कि आपको सीखना है। तो एवरी टाइम मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने पाया है, जो मैंने अपना स्ट्रगल करके जो मैंने अचीव किया है, लोग उसको पढ़ें, उससे मोटिवेशन उनको मिले, और वो भी अपने डिफिकल्ट टाइम में स्ट्रगल करके और अपनी लोग चीज़ों को अचीव करें। तो बट बेसिकली मेरा मोटिव ये है, अपने आप को हाईलाइट करना is not my motive. To inspire people. To inspire people, to inspire student, to inspire socially economically weak students. कि no, हिम्मत मत हारिए। सभी से जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू से डू हार्ड वर्क। कोई आपको अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने एम पे फोकस करिए एंड यू विल अचीव, यू कैन अचीव एनीथिंग। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। Never stop working for your aim. Never stop. Never stop. Okay. हर एक इंसान का जो भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, या जो किसी एम की तरफ बढ़ रहा है, तो उनका कोई ना कोई एक आइडल होता है। तो वो डेफिनेटली, तो आपका आइडल, माय मदर इज माय आइडल जी, एंड हर करेज, आई सैल्यूट हर करेज। ओके। कि मेरे जब फादर को हिस्टीरिया था, तो ऐसा होता था कि एक एक दिन में उनको 2 बार फिट्स आते थे, और उनको संभालना, और फिर अपनी पढ़ाई करना, और फिर हम बच्चों को संभालना, क्योंकि खाना बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, सारे घर हमारा बहुत बड़ा था। हम फाइनेंशियली वीक जरूर थे, लेकिन हमारी मानिक चौक में बहुत बड़ी कोठी थी, जिसमें कम से कम 20 कमरे थे, जिसमें 10 कमरे हम लोग यूज करते थे। तो मेरी माँ को मैं कभी नहीं भूल सकती। ही इज 87 और 88 ईयर्स ओल्ड नाउ, और आज भी उनकी जो हिम्मत है वो हम लोगों की ही हिम्मत है, हमारा करेज हमारी माँ। और मेरी सारी सिस्टर्स प्रोफेसर हैं, और सब अपने इकोनॉमिक, सब अपने ऊपर बेस्ड है। मतलब 8th क्लास के बाद से मैंने अपने घर से पैसा नहीं लिया हुआ।
मैम, व्हाई डू यू ओनली चूज एकेडमिक्स टू परस्यू एज अ करियर, और किसी फील्ड में क्यों नहीं गए आप? जहाँ तक एकेडमिक्स का उसका सवाल है, जी। जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया वो एकेडमिक्स से ही प्राप्त किया। यदि मैं 8th क्लास में थी और मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, माँ के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो हमको खाना भी खिला दे और हमको पढ़ा भी दे, तो जब मैंने बहुत छोटे क्लासेस के बच्चों को पढ़ाया और जब वो 20-25 रुपए आते थे, तो दैट वाज आवर सोर्स ऑफ इनकम। तो जब मैंने पूरा कैरियर ही उस पैसे से कमाया, पूरा कैरियर ही उस पैसे से कमाया जो कि एकेडमिक्स से रिलेटेड था, तो फिर मैंने उसको अपना पैशन बना दिया कि हम यहाँ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम 20 रुपए 30 रुपए की फीस लेते हैं, हमने तो अनुष्का इसको, जब मैं ये हमारा बना ही रहा, पैशन ही बना रहा, तो आप बिलीव करेंगी कि जब मेरे हस्बैंड का डिफिकल्ट टाइम आया, तो जितनी भी मैं अपना जॉब करती थी, क्योंकि उनको एक फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो बहुत गुस्सा करते थे कि क्या ये तुम अपना स्टूडेंट्स को यहाँ बिठा के भीड़ भाड़ इकट्ठी करती हो और दिन भर तुम मेहनत करती हो और पढ़ाती हो। हमने कहा नहीं, ये हमारा पैशन है, आप इसे रोकेंगे नहीं। लेकिन मेरी डिफिकल्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो वो जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन था, वो उन्होंने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और वो जो ट्यूशन फीस मेरी 20 रुपीज़ थी, वो एक टाइम में मैंने लाखों रुपए कमाई। सिर्फ ट्यूशन फीस से मैंने लाखों रुपए कमाए, बिकॉज आई ऑलवेज टेक दी ट्यूशंस ऑफ IIT मैथमेटिक्स। जब झांसी में कोई IIT मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता था, IIT मैथमेटिक्स, CPMT फिजिक्स, सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द डॉक्टर फैमिलीज, झांसी की डॉक्टर फैमिलीज के जाने कितने स्टूडेंट हैं जो CPMT फिजिक्स मेरे पास पढ़ने आते हैं और दे आर डॉक्टर। जब भी वो मुझे मिलते हैं, मुझे ग्रीट करते हैं कि हमने फिजिक्स आपके लिए ही निकाल पाए। सो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, IITs हैं, और उन्हीं को देख के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा जो पैशन है, जो मेरा एकेडमिक्स है, वो मेरा काम आया। उसी से मेरा कैरियर बना, और उसी से मैंने, कितने लोग हैं जो मुझे सिर्फ इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने जो फिजिक्स पढ़ाई, इसलिए हमारा फिजिक्स का पेपर निकला। तो आई ऑलवेज प्राउड। लेकिन आपको इंटरेस्ट कैसे आता था? क्योंकि ऐसा मतलब बहुत कई बार होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं। अनुष्का, इट इज गॉड गिफ्टेड। ओके। एंड माय फादर इज प्रोफेसर, माय मदर इज प्रिंसिपल। ये क्या है कि हमारे जेनेटी से आ रहा है। ओके। बिकॉज जो मेरे बड़े पापा थे, वो ही इज दयानंद मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना। मेरे सेकंड ताऊ जी, ही वाज DIG इन वायरलेस पुलिस भोपाल। फिर मेरे फादर प्रोफेसर, टीचर से प्रोफेसर थे। और फिर मेरे जो एक छोटे चाचा, वो CMO मेडिकल ऑफिसर इंदौर रहे, और एक चीफ इंजीनियर NTPC से रहे। तो जो हमारा पढ़ाई लिखाई का जो भी एजुकेशन है, वो हमारे जीन्स में ही आया। Basically it's a heritage. Yes, definitely it is a heritage, we can say. Yeah, मैम, जैसे आपने बताया अभी कि बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं आपकी लाइफ में, स्टार्टिंग के फेज से ही आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और बहुत यंग एज में ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, आपने और आपके भाई बहनों ने। तो कभी आपको लाइफ में ऐसा लगा है कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, या फिर गो विद द फ्लो? कभी इस तरीके का कोई थॉट मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत स्ट्रगल करते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल करने वाला कभी बैक होता होगा। वो बैक नहीं होता। राइट। वो बैक होगा ही नहीं, क्योंकि उसको हर दिन ही स्ट्रगल आना है ना। यदि आपकी लाइफ में आपको यदि अवेयर हो या ना हो, माय हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज मेटास्टेटिक कैंसर। He has undergone many surgeries. Open heart surgery he has gone, orectomy surgery he has gone, retina detachment surgery, 7 सर्जरी उनका हुआ गंगाराम हॉस्पिटल में, और टाटा में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अब मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको बैलेंस्ड नहीं कर पा रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो मेरी डेस्टिनी है, कहते हैं कि यदि ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी में स्ट्रगल लिखा है, तो फिर उसका भी स्वागत, उसका वेलकम बहुत अच्छे से होना चाहिए। कि हम अपनी डेस्टिनी में, हमें जो लिख के मिला है, तो हम उससे डरें क्यों, हम उससे भागे क्यों, हम स्ट्राइक ऑफ क्यों करें? हमें उस हर कदम पे आगे बढ़ना चाहिए, और हम यदि जूझेंगे नहीं तो हम सफलता भी प्राप्त नहीं करेंगे। आप यदि मेरे हस्बैंड को देख लें, तो आप ये देख के नहीं कह सकते उन्हें कि वो ही सफरिंग फ्रॉम 4th स्टेज मेटास्टेटिक कैंसर सिंस लास्ट 5 years. ही इज वेरी वेल, ही इज वेरी डायनेमिक। मैं आपको लगूंगी कि मैं बीमार दिख रही हूँ, लेकिन वो नहीं दिखेंगे आपको कि वो बीमार हैं, क्योंकि
क्या होता है कि जब देयर इज अ विल देयर इज अ वे. राइट राइट. यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, और जिसकी जीवन में शुरू से ही संघर्ष है वो कैसे भागेगा? उसको तो पता है कि एक खत्म हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है तो तीसरा आ रहा है, तो क्या कर, तो आप उससे कैसे भाग सकते हो? तो उससे लड़ना पड़ेगा. तो आप लड़े, पर आप ऐसे जैसे आपने कोई चीज, एक स्ट्रगल से आप निकले हो, दोबारा एक खत्म हो नहीं पाया और दूसरा तुरंत आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गया, फिर वो खत्म नहीं हो पाया, फिर तीसरा लाइफ आई ऑलवेज वेलकम स्टार्ट हो स्ट्रगल, गया. आई ऑलवेज वेलकम स्ट्रगल. कि आते जाएं और हम उनसे, मैं उनसे कैसे बाहर निकल सकती हूँ, तो मैं बाहर निकलने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ. और मैं बताती हूँ आपको कि कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं, ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो गया. जो बहुत डिफिकल्ट दिख रहा था वो इतनी आसानी से कैसे हो गया. तो बहुत सारे उसमें किस्से हैं, यदि मैं आपको बताऊंगी तो उन किस्सों को शायद आप मेरी बुक में पढ़ लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यदि मैं बताऊंगी तो इट इज मतलब वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. ऐसे मैं आई वाज खुद सफर्ड फ्रॉम कोरोना, and I was admitted in for 8 days in hospital and I was very serious. मेरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जितने लोग एडमिट हुए थे, मुझे नहीं लगता कि उसमें से 20% भी बचे हों, लेकिन उस 20% से मैं बाहर आई. और मुझे था कि मुझे बाहर जाना है, बिकॉज मेरी भगवान से लड़ाई चल रही थी, मेरी ईश्वर से लड़ाई चल रही थी. आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और शायद वो स्पिरिचुअलिटी मुझे मदद करती है. भगवान से मेरी बात चल रही है कि मैं मृत्यु से नहीं डरती, वो जो सुप्रीम पावर है. आई नेवर अफ्रेड फ्रॉम डेथ, बट आई हैव टू गो आउटसाइड द हॉस्पिटल बिकॉज माय हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम मेटास्टेटिक कैंसर. उनकी कौन केयर करेगा? मुझे जाने दीजिए, मुझे बाहर जाना है. और ऐसे मिरेकल हुए ड्यूरिंग माय मतलब जो मेरा, जब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मेरे ऐसे मिरेकल हुए कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया. क्योंकि मेरा जो शुगर लेवल था ड्यू टू स्टेरॉइड 650-700 था, और विदाउट एनी मतलब कुछ भी ना खा पी के मेरा 450-500 शुगर था. आई फील दैट, यस, बिकॉज एट द एज ऑफ 24 years, जब मैं 24 साल की थी, एंड व्हेन आई वाज गॉट PhD इन मैथमेटिक्स, तो मेरे पास 2 बच्चे भी थे. 21 में मेरा बेटा हुआ है और 24 में मेरी बेटी हुई. तो हम जब दोनों बच्चे मेरे साथ थे, तो एक दिन एक विचार आया कि शायद ये जिंदगी नहीं है कि हमने पढ़ाई कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, और अब हमें क्या करना है कि पता ऐसे जीवन बिता लेना है. ये दैट इज नॉट इनफ फॉर द लाइफ और फॉर अ ह्यूमन बीइंग. तो मैंने बहुत सारी बहुत कम से कम 20,000 बुक्स मैंने पढ़ी, जिसमें मैंने सारे वेद, पुराण और आपका बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ओशो. मतलब मैं अभी भी मेरी जर्नी उस पे जारी है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्पिरिचुअलिटी की हैं या सिक्स सेंस की हैं, वो हम कह नहीं सकती, दैट आई कैन ओनली फील. और वो जो स्पिरिचुअल पावर है, वो जो मेरे पास कह सकते हैं सुप्रीम पावर का है, या मेरा अपना खुद का विल पावर है, जो भी हो. वी डू नॉट, मैं गॉड में फेथ करती हूँ, मैंने कभी देखा नहीं कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, बट आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन सुप्रीम पावर ऑफ यूनिवर्स. तो वो जो रिसीव होती है, तो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट मतलब रास्ते क्लियर होते हैं. कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देती हूँ इसी के रिगार्डिंग. कि जब मैं इतनी सारी सर्जरी मेरे अपने हस्बैंड की गंगाराम हॉस्पिटल में मैं करवा रही थी, तो ऑब्वियस सी बात थी कि जब इतना लंबा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो टाइम ये था कि एक सर्जरी कराने गई और दूसरा उनका रेटिना डिटैच हो गया. मतलब 18 अक्टूबर 21 को उनकी एक सर्जरी होनी थी, ऑरेक्टोमी सर्जरी रिलेटेड टू कैंसर थी, लेकिन उनका 14 अक्टूबर को ही रेटिना डिटैच हो गया. एंड आई वॉज नॉट सफिशिएंट मनी. इंश्योरेंस वाले पैसा दे नहीं रहे थे, और मुझे उनको निकालना भी था, इंश्योरेंस भी था, लेकिन इंश्योरेंस वाले भी गड़बड़ कर रहे थे. मैं बहुत टाइम इंश्योरेंस को मेल करती रही, ये सब होता रहा. और वहाँ का जो ऑफिसर था वो जाने वाला था, जो सारे देखते हैं इंश्योरेंस के गंगाराम हॉस्पिटल का. तो मैं बहुत ही उस समय बहुत डिसअपॉइंट, और मेरे हस्बैंड चूंकि बहुत इरिटेट हो रहे थे कि नहीं मुझे जल्दी घर लेके चलो. वो उन्होंने कहा कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, और मुझे कुछ उनको, क्योंकि शाम हो रही थी तो सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो वो बहुत ही इरिटेट हो रहे थे. तो मैं उनके लिए कॉफ़ी ली, और वो बोला कि मैं जा रहा हूँ, और अब आप देख लेना, यदि आए तो आप इस नंबर पे देख लेना, मैं तो जा रहा हूँ.
तो आप विश्वास मानेंगी कि मुझे कैसे कांटेक्ट नंबर, मैंने किसी को फोन किया और मुझे कैसे कांटेक्ट नंबर मिला, जब मैं हिम्मत हार गई, देयर आर टीयर्स इन माय आईज कि मैं क्या करूं। और ये बात रिसेंटली 21 की है। तो मैंने कहा कि चलो अब ऐसा करते हैं कि मैं हरीश को कॉफ़ी दे देती हूँ, शायद अब देखती हूँ कहीं से पैसे मंगाती हूँ और फिर ये तभी वो मुझे जाने देंगे। हॉस्पिटल वाले किसी का लिहाज तो करती नहीं है। तो 5 लाख का पेमेंट मैंने कर दिया और रिमेनिंग उनका कुछ 1,53,000 का पेमेंट उनका था। तो जब मैं बहुत ही मतलब हुई और वो उसने भी मुझे कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अब ये भी जा रहा है, अभी इसका मेल भी यदि कुछ आएगा भी जवाब तो ये होगा नहीं और पेमेंट मैं कर नहीं पाऊंगी। और 11 साढ़े 11 12 बजे रात का बज रहा है, तो मैं लेके जाऊंगी कैसे? कैब से लेके जाना था उनको गाजियाबाद में मेरा बेटा रहते हैं। तो ये हुआ कि मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो पहले मैंने सोचा चलो मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। जैसे ही मैं उनके लिए, अंदर ही रेस्टोरेंट ही था, मैं वहाँ से कॉफ़ी लेके अभी मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, तो किसी ने मुझे बोला, मेरे सेल्फ कॉन्शियस ने बोला या मेरी कोई अदृश्य शक्तियों ने, किसने बोला आई कैन नॉट से। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने कहा कि किसने मुझे रोक दिया जाने से लिफ्ट में, क्योंकि बार बार वहाँ पास बनवाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे रोक दिया किसी ने कि नहीं आपको आप जाओ एक बार। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची तो वो उठ के जा रहा था, उसने मेरा प्रिंट आउट निकाल के चिल्लाया हरीश लाला। और जब मैं वहां गई, हो सकता वो पेपर छोड़ के ही चला जाता। तो किसी ने मुझे बोला कि नहीं जाओ, पहले वहां जाओ, पहले कॉफी लेके मत जाओ। तो मैं हाथ में ही कॉफी लिए हूँ और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रही हूँ। जैसे ही मैं उसके ऑफिस पे पहुंचती हूँ, जो मुझसे ये कह के गया था कि मैं जा रहा हूँ, उसने तुरंत से मेरा आवाज लगाई हरीश लाला, और मेरा क्लेम आया 1,53,000, जिसको मैं पीछे 10 दिन मतलब 4 दिन से नहीं ट्रेस कर पा रही थी। तो मैंने कई बार ऐसी शक्तियों को यूज किया। मेरे कोरोना के समय भी वो कौन से इंजेक्शंस उस समय लग रहे थे वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो कैसे अवेलेबल हुए, मेरे हस्बैंड तो कितना खुद ही सर्जरी से आए थे फरवरी मार्च में, और अप्रैल में मुझे कोरोना हुआ 21 में। तो फिर उन्होंने सारे प्रयास किए और उन्होंने मुझे बचाया। तो वो विल पावर है। तो यू हैव अ स्ट्रांग बिलीव कि कुछ ना कुछ ऐसा बिल्कुल पॉजिटिव है, एनर्जी बिल्कुल है आपको ही, ऐसे प्रॉब्लम से निकालती है या निकालती है फिर हर support तरीके। मैंने ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं कभी बहुत ऑनेस्ट रही, बहुत डेडिकेटेड रही। मैंने गलत कोई पैसा नहीं कमाया कभी, ऐसी ऐसी सीट पे रही, मैंने बड़ी बड़ी लैबें एस्टेब्लिश की हैं, लेकिन आई नेवर टेक अ सिंगल पाई। मैंने कभी किसी से उनकी एक डायरी या एक मिठाई के डिब्बे की गुनहगार होंगी मैं, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। तो शायद वही चीज़ें होती होंगी, आपकी ऑनेस्टी होती होगी, आपका डेडिकेशन होता है, ट्रुथनेस होती होगी कि आप अपनी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। कोई तो व्यक्ति होता होगा निकालने वाला, कोई सुप्रीम पावर, मैंने इसको फील किया है। और अपनी लाइफ में आप ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई मुझसे कहे कि आपने ईश्वर को देखा है, तो हाँ मैंने देखा है। आपने एकेडमिक्स में भी करियर अपना इतना बड़ा बनाया, परस्यू किया है, और पर्सनल लाइफ में भी आप हमेशा अपने अपनों के साथ खड़ी रही। तो आपने ये दोनों लाइफ कैसे बैलेंस किए? मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई प्रोफेशनल की तरफ बढ़ता है तो उनकी पर्सनल छूट जाती है, या वो पर्सनल में रहता है तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ छूट जाती मेरा है। एक्चुअली क्या है, आई एम ना वेरी वेल डिसिप्लिन्ड ओके। हाउ टू मैनेज द थिंग्स, कि कोई भी प्रोफेशनल लाइफ हो, मेरी घर की लाइफ हो, मेरे घर में यदि आप आएंगी तो आप कह ही नहीं सकती कि मैं ग्रुप डायरेक्टर हूँ। खाना मैं खुद बनाती हूँ, सालों से खाना बना रही हूँ, तो खाना मैं खुद बनाती हूँ। और मेरा टाइम इवेंट मैनेजमेंट है। मतलब आई मेंटेन डायरी, मैं पूरा राइट लिखती हूँ, डे टू डे वर्किंग लिखती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसमें से उस दिन की वर्किंग में कोई चीज मेरी छूट जाए। तो वेल प्लान्ड मेरा इवेंट, मेरी वेल प्लान्ड रहती है। और उस वेल प्लान्ड इवेंट में यदि मेरे बच्चे से रिलेटेड कोई मुझे काम करना है तो वो भी लिखा जाएगा, मेरे कॉलेज से रिलेटेड काम है वो भी लिखा जाएगा, मेडिकेशन मेरे हस्बैंड का है तो वो भी लिखा जाएगा। तो मेरी डायरी मेंटेन करने की बचपन से आदत है। तो आप यदि टाइम मैनेजमेंट करते हो, वेल डिसिप्लिन्ड होते हो, और आज का काम आपको कल पे नहीं करना है, तो मैं समझती हूँ कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी आपने जैसे बोला था आपने 20,000 अप्रोक्स बुक्स पढ़ी हैं। यस डेफिनेटली, इट्स अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स आई गेस। इतना तो उसी का शायद आप ये कह सकती हो tough. कि उसका ही जो मैंने जो पढ़ा है। देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, यदि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैंने एवरी मंथ मैं एक बार रामायण कंप्लीट करती हूँ, एवरी मंथ। ओके। आज रखी 30 डेज में मैंने कंप्लीट की, एक आध दिन छोड़ा फिर मैंने 30 डेज में किया,
गीता पढ़ती हूँ, तो एक्चुअली आप उसको स्पिरिचुअल ग्रंथ से नहीं पढ़ती हूँ मैं, कि मैं ये सोचूं कि मैं उस ग्रंथ को इसलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा ये काम भगवान बना देना तो मैं तुम्हारा पूजा कर लूंगी या पाठ कर लूंगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे ग्रंथों में जितने भी हमारे हैं, चाहे हमारे वेद हो, चाहे हमारे पुराण हो, या हमारी रामायण है, या हमारी गीता है, इसकी वहां पे क्या है, मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स है। अब वी हैव टू फॉलो दैट एथिक्स। तो यदि हम एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा पढ़ना बेकार है ना। आप पेशेंस हैं, आप कूल हैं, मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हूँ, मुझे फोर्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं करना पड़ा। फोर्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैंने नहीं किया, मैं तो बहुत पोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन किया, और मेरी पोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन को लोग इजीली, ऐसा कोई काम ही नहीं है, इतना बड़ा ग्रुप में चला रही हूँ, वहाँ पे 6, 7, 8, 10 प्रिंसिपल हैं। यदि मैंने एक मैसेज व्हाट्सएप पे भी कर दिया तो 10 मिनट के अंदर काम आ जाता है अपने आप ही, किसी को दोबारा मुझे रिमाइंडर ही नहीं करना होता है। तो मैंने कभी फोर्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन किया। टेक्निकली आप पढ़ेंगे तो दैट इज फॉर एकेडमिक्स। आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। आपने मुझे बैड वर्ड्स बोल दिए, मैंने आपको बैड वर्ड्स नहीं बोले। हु इज द विनर? आई एम द विनर, बिकॉज यदि मैंने उसे जवाब नहीं दिया या मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वो इतना रिपेंट करेगा कि वो दूसरे दिन आके अपने आप सॉरी बोलेगा। बुक्स पढ़ी हैं और आप बुक से इंस्पायर्ड भी हुई हैं, तो कौन सी बुक रही है जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं या बताना चाहते हैं ऑडियंस को? ये अनुष्का, जो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ वो मैं गीता से हूँ। और गीता में जो है, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि गीता में जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन कृष्ण सामने खड़े हैं, और चूंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते, तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि मैं कह रही हूँ कि जितनी भी गीता है या जो स्पिरिचुअल बुक है, इनमें क्या है, मॉरल वैल्यूज है। और इन द लाइट ऑफ मॉरल वैल्यूज यदि हम उसको हम पढ़ेंगे एज अ स्पिरिचुअल, नहीं, व्हाट इज द मॉरल वैल्यूज इन गीता, और वो मॉरल वैल्यूज को यदि हम अपने जीवन में उतार लें, एडॉप्ट करें, तो मैं समझती हूँ कि जो भी इस जनरेशन के लोग हैं या जो ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, वो उनसे सीखें। तो एक उसमें दृष्टांत है जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी, अर्जुन कृष्ण का। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों से मेरे रथ को महाभारत युद्ध भूमि में बीच में खड़ा कर दीजिए, और मैं देखना चाहता हूं कि मुझे युद्ध किसके साथ करना है। तो अर्जुन कृष्ण जी रथ को खड़ा कर देते हैं। वो देखते हैं कि सारे लोग, मेरे चाचा ताऊ मामे सारे खड़े हैं, और शायद मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, बट अर्जुन नेवर नो कि व्हाट इज स्थित प्रज्ञ। वो पूछते हैं उनसे कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो शुरुआत उनका दृष्टांत होता है, मैं थोड़ा संस्कृत बोल रही हूँ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वो कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ को भी जान नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो मोहमयी दलदल में फंस गई है। तो ये एक्चुअली कहानी नहीं है। आपको पहले अपने थॉट्स, अपने विचार, हाउ टू कनेक्ट दिस यदा ते मोह कलिलम, कैसे हम कनेक्ट करें कि हमारी जो अपने खुद का विचार स्पष्ट नहीं होगा, डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, सोचने की उतनी समझ नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि जब तुम इस मोहमयी दलदल बुद्धि को पार कर जाओगे तो तुम्हें दूसरे के सुने हुए और सुनाए हुए के विवेक और वैराग्य ज्ञान को तुम जान पाओगे। तो हमें बेस्ट लिसनर होना चाहिए। सपोज कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि आप सब स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया है आपके क्लब ने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से, और जहाँ भी ये मेरा ऑडियो जहाँ तक जाएगा, वीडियो जहाँ तक जाएगा, कि जो भी है, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर कैरियर, यदि आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपको पहले एक बेस्ट लिसनर होना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर सुनने की चाहत नहीं है तो आप कैसे अपने आप को सामने, दूसरे के सामने अपने आप को आप प्रस्तुत कर पाएंगे, इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। कि तो क्या है कि फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, तो आप फिर से मुझे बताइए। तो वो पूछते हैं अर्जुन कि स्थित प्रज्ञ से की भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत वज्रित किम। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति
कैसे उठता है, कैसे बोलता है और कैसे चलता है। तो बहुत ज्यादा समय तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि यदि मैं अपनी यही बात बताऊंगी तो काफी समय लगेगा। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि आपके हाव भाव, उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना बहुत प्लीजेंट होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी बहुत कैसी होनी चाहिए, प्लीजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, कि आपके चलने में, आपके बोलने में, आपके आचरण में वो झलकनी चाहिए, कि आपको इनवी ना हो, किसी से आपको द्वेष नहीं हो, किसी से आपको जलन ना हो। आप सामने वाले के कैरियर को देखकर आप जलेंगे तो आप क्या होगा, इनवी होगा, ईर्ष्या होगी, तो आप अपने गोल से हट जाएंगे। तो क्या कहना चाहती हूं मैं, यही कहना चाहती हूं कि यदि आपको अपना कैरियर बनाना है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव और अपने एम पे आपको फोकस करना होगा, ना कि ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने ये कर लिया मैं नहीं कर पाई, तो आप क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो मैंने जब भी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ा तो उनको कनेक्ट किया पर्सन की वैल्यूज से, ह्यूमन बीइंग वैल्यूज से, ह्यूमन वैल्यूज से, मॉरल वैल्यूज से मैंने कनेक्ट किया। एज अ स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड अ मॉरल वैल्यूज एंड आपका जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, एक्चुअली दे आर ह्यूमन वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज। हमारे जो कैरियर है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसमें क्या होगा कि एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, कि आपकी पर्सनालिटी को देखकर कोई, आपके आचरण को देखकर कोई कहेगा कि हाँ, ही और शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि इनको आप जरूर पढ़ें, और एज ए स्पिरिचुअलिटी से नहीं पढ़ें, आप जानने की इच्छा से पढ़ें और देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको, आप अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत जरूरी है इन किताबों से पढ़ने से। Books help a lot in building a Yes, personality, definitely. right? तो आप हमारी ऑडियंस को कौन सी ऐसी बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगी देखिए, आउट ऑफ ऑल द बुक्स फर्स्ट यू उस हैव पे रेड? तो मैं कहती हूँ कि शायद हमारे हर स्टूडेंट को, फॉरेन वगैरह में तो गीता का सिलेबस में उन्होंने लगा दिया है, तो गीता जरूर पढ़नी चाहिए। सेकंड पे हमारा रामचरितमानस है, और एक उपनिषद है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, दैट इज अमृत बिंदु उपनिषद। उसको जरूर सबको पढ़ना चाहिए। हैव यू एवर रेड ऑटोबायोग्राफीज? डेफिनेटली। अब्दुल कलाम की मैंने पढ़ी, स्वामी विवेकानंद को मैंने पढ़ा, सो मैंने ऑटोबायोग्राफी आई रेड। आउट ऑफ दोज आप कौन सी रिकमेंड करना चाहेंगे स्वामी ऑडियंस को? विवेकानंद ने बहुत अच्छा लिखा, और आपका जो अब्दुल कलाम आजाद है उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा। मैम, आपने जैसे स्पिरिचुअलिटी वाली फील्ड में भी आप बहुत स्ट्रांग हैं और टेक्नोलॉजी में भी आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी ऑडियंस को क्या बताना देखिए, चाहेंगे? टेक्नोलॉजी में यदि जैसा कि यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे हैं, सब इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, और मैं आई एम ऑल्सो अ टेक्निकल पर्सन एज वेल एज अप्लाइड साइंस पर्सन, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि देखिए आज के जो लेटेस्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चे अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, इनमें बच्चे बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और आई सजेस्ट मशीन लर्निंग में टॉम मिशेल बुक। टॉम मिशेल बहुत ही अच्छी बुक है मशीन लर्निंग के लिए, उनको बच्चे पढ़ें। और जितने भी स्टार्टअप हैं, इंक्यूबेशन सेंटर हैं, वो अपना स्टार्टअप भी इसमें कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें अपना कैरियर आगे इनको बढ़ाना चाहिए। मैम, आपने जैसे बोला कि अभी स्टूडेंट्स को कैरियर बढ़ाना चाहिए टेक्नोलॉजी में, तो आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि एक वे है, इस तरीके से आप करियर बना वे ऑफ सकें? प्रोजेक्ट, ओके अच्छे अच्छे बच्चे प्रोजेक्ट करें। ओके इफ दे वांट टू डू एनी रिसर्च पेपर और दे वांट टू राइट एनी रिसर्च पेपर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं झांसी की लड़की हूँ, झांसी का कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन का यदि मेरे पास अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है, मेरे साथ अपनी रिसर्च करना चाहता है, आई विल डेफिनेटली हेल्प टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। ये मेरी सोच है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी अपने झांसी के विद्यार्थियों को और अपनी ऑडियंस को, जो भी जहाँ और भी अदर इंस्टीट्यूशन के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि वो आए। मैं उनका मैथमेटिक्स में भी हेल्प कर सकती हूँ और एज वेल एज कंप्यूटर साइंस में भी उनकी हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने अपना पूरा काम जो है वो IIT कानपुर में किया। तो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, I can help each and every student.
How will you motivate our students not only in the technological line but हर फेज में जो जिस चीज़ में भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि नहीं अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, तो आप एक पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि नहीं क्विट नहीं करना है, आगे बढ़ना है? तो नहीं, how क्विट will तो you करना ही नहीं है, क्योंकि हाँ देखिए देयर इज वन सब्जेक्ट इन आवर इंस्टीट्यूशंस और इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चे ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की जो बुक है उसे जरूर पढ़ें, और ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स की वर्कशॉप्स होती हैं, इट इज कंडक्टेड बाय AICT न्यू दिल्ली। उस वर्कशॉप में आपका जो पर्सनल लाइफ है, घर वाली जिंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी स्कूलिंग है, हर पहलू को आप कैसे बैलेंस करेंगे ये सिखाया जा रहा है। तो इट इज माय सजेशन, मैंने भी वो किया। बीइंग अ ग्रुप डायरेक्टर, हम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी एक वर्कशॉप हुई, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब आप कह सकते हो कि एट द एज ऑफ द रिटायरमेंट, मतलब मैं 58 ईयर्स की हूँ, 2-4 साल और हैं, लेकिन इस एज में भी उस ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स से जब मैंने उस वर्कशॉप को किया, एंड आई हैव गॉट अ सर्टिफिकेट। 5 डेज वर्कशॉप होती है और इतनी प्रोमिनेंट वर्कशॉप है, वो 9 to 5 होती है, उसमें क्विजेज हैं, उसमें साइंस आपका क्विज पूछा जाएगा, आपका टेस्ट होगा और आपकी 75% अटेंडेंस चाहिए। यदि वो नहीं होगा आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी क्विज यू हैव टू पास, और टेस्ट भी आपको पास करना होगा। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो मैंने ये देखा कि शायद बहुत सारी चीज़ें जो हमारे परिवार में होती हों या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में होती हो, आप मेरे पास आई, मुझे आपकी बात का बुरा लग गया, लेकिन नहीं, परसेप्शन ऑफ थॉट्स, आपकी थिंकिंग, आपका नजरिया सब बदल जाएगा उस वर्कशॉप को। सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ एकेडमिक्स में भी बदलेगा, क्योंकि एकेडमिक्स में भी एक पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल तो है। मान लीजिए मैंने आपसे प्रोफेशनली बात कही, आप पर्सनली ली गई, तो आपको क्या करना है कि आपको पर्सनल नहीं लेना है ना, आप प्रोफेशनल को प्रोफेशनली सोचिए, पर्सनल को पर्सनल सोचिए। तो वो एक क्राइटेरिया दिखा रहे हैं, दृष्टिकोण बता रहे हैं कि कैसे आप पर्सनल लोगे, कैसे आप प्रोफेशनल लोगे। हमेशा कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, हमने गलत उसे मान लिया है तो ये हमारा परसेप्शन है कि हमने उसे कहा कि आप गलत हैं, जबकि वो गलत नहीं है। तो ये भी मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि अपना उस नज़रिए से पढ़ें, उस नज़रिए से देखें। तो जो तीनों बातें मैंने कही हैं, मैं फिर से अपना रिपीट करती हूँ कि स्पिरिचुअल आप यदि पढ़ रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं पढ़े, स्पिरिचुअलिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की यदि मॉरल वैल्यूज़ को आपने अपने जीवन में अडॉप्ट किया तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप आएगी। टेक्निकल भी मैंने आपको बताया कि टेक्निकल में बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, और हमारे यहाँ तो सारे एजुकेशंस हैं, प्रोफेशनल में अच्छा कर सकते हैं। और कोर्स भी मैंने बताया, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ह्यूमन वैल्यूज प्रोफेशनल एथिक्स का कोर्स जरूर करें, 5 डेज वर्कशॉप है। तो ये मैं अपने सारे ऑडियंस से कहना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कह दिया है। और फाइनली मैसेज यही देना चाहती हूँ कि कोई भी समाज हो, सोशल में है, इंस्टीट्यूशन में है, परिवार में है, तो लाइफ में यदि कोई भी स्ट्रगल आता है तो आपको उससे अफ्रेड नहीं होना है, आपको उससे डरना नहीं है, आप मुकाबला करिए। और यदि आप मुकाबला करते हैं, पूरा अपना विल पावर लगा दीजिए, और मैं समझ सकती हूँ कि आप कभी यू विल नॉट डिफीट, यू विल ऑलवेज विन। हमेशा आप जीतेंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। Thank you very much, ma'am, for being with us and giving your valuable time to us. Thank you, Anushka. I am very much thankful to Miraki Club for inviting me as a special guest, and also thankful to Vice Chancellor of Budelkhands University to giving me such a wonderful opportunity to attend this podcast series. Thank you so much. And I hope कि जिसने भी ये कंटेंट देखा होगा उन्होंने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा, एंड ऑफ कोर्स मैम से भी कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए stay with us, stay tuned. Thank you very much.